जैसा कि हम लोगों ने कल फॉर्मेट देखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, तो ये जो बेस है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसकी कैलकुलेशंस जो करनी है, ये फिगर कहाँ से आएगा? तो पूरा का पूरा ये फॉर्मेट है एंड इसी पे हमको वर्किंग करनी है। तो आज कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में हम चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली वन बाय वन अगर मैं आइटम्स को देखूं यहाँ पे, तो किस तरीके से आपको चीजें देके रखी है। नंबर वन, डिविडेंड, फाइनल और प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, एंड सेकेंड दिया इंटरिम डिविडेंड। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, बट वापस एक बार देख लेते हैं कि डिविडेंड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने का जो पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में होता है। जैसे ही डिक्लेयर किया उसके 7 दिन के अंदर उसका पेमेंट भी हो जाता है। डिक्लेरेशन के और पेमेंट विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज। तो इंटरिम डिविडेंड जनरली जिस ईयर में आप डिक्लेयर करते हो उसी ईयर में आप पे कर देते हो। ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड जनरली क्या हुआ कि इंटरिम डिविडेंड दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर आप इशू करते हो ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी आप डिक्लेयर करते हो डिविडेंड, तो उसको अपने इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे। एंड इंटरिम डिविडेंड अगर आपको क्वेश्चन में देके रखा है कि इंटरिम डिविडेंड पेड, क्या दिया हुआ है? इंटरिम डिविडेंड पेड, अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या होगा? सर, डिविडेंड जो भी होगा वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है। कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। एंड अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसा कि बट ऑब्वियस वहां पे तो लिखा ही होगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने इंटरिम डिविडेंड लिखा हुआ है तो वहां पे आप वापस से उसको एड बैक कर दोगे। एड बैक करना है कहाँ पे? जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे ऐड करते हैं? जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन कर रहे हो। अब बात करते हैं फाइनल डिविडेंड की या प्रपोज डिविडेंड की। तो फाइनल डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड में क्या सिनेरियो होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज इसका एक पॉइंट तो डेफिनेटली मिलता ही है। तो फाइनल डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड में क्या सीन है? सीन कुछ ऐसा है कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 2019 एंड 20। 2019 एंड 20। ठीक है। इस ईयर के लिए कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। इस ईयर के लिए कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे। तो 31 मार्च 2020 के बाद में बोर्ड मीटिंग होगी। क्या होगी? बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग होगी तो वहां पे वो फाइनल डिविडेंड के लिए प्रपोजल रखेंगे और रिकमेंडेशन करेंगे। रिकमेंड करेंगे किसको? बोर्ड मीटिंग से एजीएम में, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। और एनुअल जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर की। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम में शेयर होल्डर को बोलेंगे कि आप इतना डिविडेंड दे सकते हैं, इतना रिकमेंडेशन कर रहे हैं, रिकमेंड करेंगे। ठीक है। अब क्या होगा? जो शेयर होल्डर है वो क्या करेंगे? फाइनल डिक्लेयर करेंगे। फाइनल डिक्लेयर करेंगे क्या चीज? कितना परसेंट आपको डिविडेंड देना है। ठीक है। तो इस ईयर में आपको जो डिविडेंड दिया होगा, ठीक है, जो इस ईयर के डिविडेंड के बारे में अगर बोला होगा, दैट इज 31 मतलब दैट इज 2019 एंड 20। 19 एंड 20 से रिलेटेड जो भी डिविडेंड है वो तो आपका फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में डिक्लेयर होने वाला है, बट आपको नहीं पता होगा कि कितना डिविडेंड, क्योंकि फाइनल डिक्लेरेशन कब होगा? जब एजीएम होगी। एजीएम बट ऑब्वियस बाद में होगी। ठीक है। तो आपको अमाउंट नहीं पता
तो ये जो डिविडेंड होगा, करंट ईयर का जो डिविडेंड होगा, करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो आपको बैलेंस शीट के बाहर कंटिंजेंट लायबिलिटी की फॉर्म में मिल सकता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी की फॉर्म में आपको मिल सकता है अगर दिया हुआ है तो। नंबर 2 चीज आती है, नंबर दूसरी आती है कि जब मतलब इन द नेक्स्ट ईयर दैट इज 2020 एंड 2021 जिस टाइम में बोर्ड मीटिंग हो रही है या एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने जो डिविडेंड प्रपोज किया है, आपने जो डिविडेंड फाइनल डिक्लेयर किया है, वो डिविडेंड आपका यहां पे होगा, दैट इज प्रपोज डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड क्या हो गया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका माइनस किया होगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्या किया होगा, माइनस किया होगा। अब बात आती है कि आपने पेमेंट कब किया इसका, इसका आपने पेमेंट कब किया है, तो पेमेंट की बारी आती है। तो पेमेंट जब किया होगा तब आपको इसके इफेक्ट को कंसिडर करना है। तो बात आती है कि प्रपोज डिविडेंड जो है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में माइनस किया है, तो आपको वापस से उसको एड बैक करना है। ये कौन सा वाला है, जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इस साल आपने प्रपोज किया है वो वाला, ठीक है। एंड अगर आपने इसी साल पेमेंट कर दिया है, एंड अगर इसी साल आपने पेमेंट कर दिया है, अगर इसी साल आपने पेमेंट भी कर दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करना पड़ेगा, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करना पड़ेगा। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करोगे, माइनस करोगे क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है इसके लिए। और जो प्रपोज डिविडेंड है जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किया था, तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस से एड बैक करना पड़ेगा, जो कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और जो यहां पे कर रहे हैं दैट इज डिविडेंड प्रपोज्ड और इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तो ड्यूरिंग द ईयर आपने पे कर दिया होगा, और फाइनल डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर किया या प्रपोज किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसको आप वापस एड बैक कर रहे हो। जितना पेमेंट आपने डिविडेंड का कर दिया वो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से अगर आपने पेमेंट किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। अब अगर आपने क्या किया है, ये सपोज ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैं इसको जनरली बनता नहीं है कंपनीज के केस में, बट मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, कंपनी के केस में वर्टिकली बनता है। आपके पास में जो भी प्रॉफिट था उसको आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया या कोई भी अदर रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो इसकी वजह से आपने क्या किया, आपने इस ट्रांसफर का मतलब जो ट्रांसफर किया आपने रिजर्व में, तो उसकी वजह से आपका इफेक्ट क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका क्या इफेक्ट हुआ इसका। ये तो बात वही हो गई कि एक पॉकेट से रुपए निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिए, ठीक है। इससे आउटफ्लो कितना हुआ और इनफ्लो कितना हुआ, सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, रुपए तो आपके पास में ही है ना। आप भले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो या कोई और रिजर्व में ट्रांसफर करो, एक पॉकेट से रुपए निकाल के दूसरे पॉकेट में डालना, ये तो वही बात हो गई, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से उठा के अगर आपने ट्रांसफर किए हैं रुपए कहां पे, कोई भी रिजर्व के अंदर, ठीक है, तो अब इस रिजर्व में आपको पैसे दिख रहे हैं, इस रिजर्व में पैसे दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है। हम यहां पे जब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस ले रहे थे, हमने यहां पे डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस जो डिफरेंस लिया, इसमें तो आपका क्या चीज का डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का दिख रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसी का डिफरेंस दिख रहा है। जो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया वो तो दिख ही नहीं रहा है, बट ड्यूरिंग द ईयर आपने अर्न तो किया वो। तो इसके लिए आपको वापस से यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, प्रोविजन फॉर टैक्स। दो चीजें होती है, एक प्रोविजन बना रहे हो, एक आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या सीन हो रहा है, सीन ऐसा हो रहा है कि आपका जो ईयर है 2019 एंड 20, इसमें जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है इस पे टैक्स आपको कब पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है नेक्स्ट ईयर में, दैट इज 2021 के अंदर, 2020 एंड 21 के अंदर। क्योंकि इनकम टैक्स वाले हैंड टू हैंड पैसे नहीं लेते आपसे, आपको बोलते हैं कि अगर आपने यहाँ पे आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन कब हुआ, 31 मार्च 2020 को, इस पे जितना भी प्रॉफिट आपने अर्न किया है इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, एंड कैलकुलेशन करके आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है इन द नेक्स्ट ईयर। एंड जितना भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न आ रहा है, जितना भी आपका टैक्स आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपका टैक्स आता है तो इस टाइम पे आपको पेमेंट करना है। मतलब प्रीवियस ईयर का पेमेंट आप करंट ईयर में कर रहे हो, और करंट ईयर का जो भी अमाउंट है उसका आप क्या करोगे, उसको नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करोगे। इट मीन्स जो भी आपका प्रीवियस ईयर का, बट ये प्रॉफिट कमाया यहाँ पे उससे रिलेटेड अगर टैक्स यहाँ पे लग रहा है नेक्स्ट ईयर में, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एक प्रोविजन बना देते हो कि आपको पता ही है कि इतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो आप क्या बना देते हो, प्रोविजन बना देते हो इस प्रॉफिट के लिए। तो करंट ईयर का टैक्स का जो प्रोविजन है वो तो आउटफ्लो हुआ नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर आउटफ्लो होगा, और जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो आपने इस ईयर में पेमेंट किया होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसको, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स will be paid in next year, will be paid in next year, नंबर 1। नंबर 2 आता है so that no flow, इनफ्लो नहीं बोल रहा, आउटफ्लो बोल सकते हैं उसको, so that no outflow because of provision for tax। हाँ, तो ऐसा था कि जो करंट ईयर का प्रोविजन आपने बनाया वो आप नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले हो, तो इससे कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है, इससे कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। बट आपका जो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स था, जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो तो आप करंट ईयर में पे करोगे ना, वो तो करंट ईयर में पे करोगे। प्रीवियस ईयर टैक्स पेड इन करंट ईयर, आप करंट ईयर में इसको पे करोगे, ठीक है, तो इसकी वजह से तो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से, सो दैट आउटफ्लो इन करंट ईयर, करंट ईयर में आउटफ्लो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स था। अब प्रोविजन बनाना और एक्चुअल लाइबिलिटी आना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपको दो ट्रीटमेंट करने हैं, आपको दो ट्रीटमेंट करने हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1,
जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, जिसकी वजह से कोई आपका आउटफ्लो नहीं हुआ है, कोई भी आपका आउटफ्लो नहीं हुआ। एंड नंबर 2, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसकी वजह से आउटफ्लो हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं समरी लिखूं तो नो आउटफ्लो, अगर आउटफ्लो नहीं हुआ तो वापस से उसको क्या कर दोगे, एड बैक। और कहां पे करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सर एड बैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोविजन आपने बनाया, जब आपने प्रोविजन बनाया तो आपने प्रॉफिट में से कम किया होगा, ठीक है, प्रोविजन आपने बनाया तब प्रॉफिट में से कम किया होगा, तो वापस से उसको एड बैक कर दोगे, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे आपका आउटफ्लो हो रहा है तो लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओके, लेकिन दोनों की जगह अलग अलग होगी, दोनों की जगह अलग अलग होगी। या ये जो है वो ऐड जो कर रहे हो, ये ऐड किस में करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था ये वाला प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको यहां पे अपने ऐड करते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। लेकिन जब इनकम टैक्स पेमेंट की बारी आती है, इनकम टैक्स पेड जो है वो आपको यहां पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स जो पेड है वो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज इस जगह पे, ठीक है। यानी सारी चीजें करने के बाद में जो एडजस्टमेंट करने थे आपको करंट करंट मतलब वर्किंग कैपिटल का, या फिर अगर मैं बात करूं आपके नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स का, तो वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा इनकम टैक्स पेड। तो दो प्लेस जो हैं वो आपके अलग अलग हो जाएंगे इन दोनों ट्रांजेक्शन की वजह से। तो इसको कहां पे करोगे, लेस करना है किसमें से, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन वो कहां पे मिलेगा, लास्ट में, एकदम लास्ट में, ठीक है, एकदम लास्ट में। एंड नेक्स्ट आपका एक पॉइंट आता है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो आपके डेबिट हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनको वापस से ऐड कर दोगे, उनको वापस से ऐड कर दोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को वापस से ऐड कर दोगे। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपके क्रेडिट हुए थे उनको आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से माइनस करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसकी कैलकुलेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करना। ये आपको केबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है और वहां पे आपको 2018 एंड 2019 के कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। 5 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट था, 8 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट था करंट ईयर का। डिविडेंड पेबल है दैट इज 30,000 का। डिविडेंड प्रपोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 2018, that is 31st March 2018, 3 लाख रुपीज, एंड फॉर द करंट ईयर 3,50,000। करंट ईयर का 3,50,000 है, वो तो आप पे कब करोगे, नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में फाइनल डिविडेंड कौन सा हुआ होगा, जो फाइनल डिविडेंड हुआ वो आपका 3 लाख रुपीज है, जो लास्ट ईयर का है, जो आपका लास्ट ईयर का डिविडेंड है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, जो डिविडेंड आपने कब लिखा होगा, आपने डिविडेंड जो लास्ट ईयर किया है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, दैट इज वो ही आपने अप्रोप्रिएट किया होगा कहां पे, करंट ईयर में। तो यहां पे आपकी सिचुएशन बन रही है, सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेशन क्या करनी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके सर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन करनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको क्या करना रहता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो है उसका डिफरेंस लेना है, क्या, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग है उसका डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले तो लिख दो
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 8 लाख रुपीस, उसमें से आपको ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है, डिफरेंस लेते हैं ना, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट 5 लाख रुपीस, डिफरेंस क्या बचा 3 लाख रुपीस। ये प्रॉफिट आपने सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में ये प्रॉफिट आपने कमाया है ड्यूरिंग द ईयर। अब बात आती है इसमें आपको एड बैक क्या करना पड़ेगा। एड बैक के लिए जो पिछले साल का डिविडेंड है, जो पिछले साल का डिविडेंड है वो आपने इस साल प्रपोज किया है, दैट इज 3 लाख रुपीस। ठीक है, 2018 का जो डिविडेंड है वो आपने प्रपोज किया है। ठीक है, एंड जो प्रपोज किया है आपने वही आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा होगा। तो वापस से इसको हम क्या कर देंगे एड बैक, और लिखोगे क्या डिविडेंड प्रपोज्ड, वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपीस, वैल्यू कितनी आएगी 3 लाख रुपीस। सर तो इस 350 का क्या करना है, कुछ नहीं करना। सर इस पेएबल का क्या करना है, वो भी कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। पेएबल और ये इसका तो कुछ करना ही नहीं रहता वैसे भी करंट ईयर का, क्योंकि वो कंटिजेंट लायबिलिटी है, इससे आपका कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, ना ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाया होगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 लाख रुपीस, एंड इसको हम क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर टैक्स का तो एडजस्टमेंट किया ही नहीं, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बेसिस पे हमने सोल्व किया है, और जो पूछा हमको हमने उसका जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 5 लाख एंड 5 लाख। सर फाइनेंसिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें। 5 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर है, ओके। सरप्लस पिछले साल का 2.5 था, इस बार 4.5 हो गया। डिविडेंड पेएबल अगेन कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, प्रपोज डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर 2018 एंड 2019, पिछले साल का 150 है और करंट ईयर का 1 लाख रुपीज है। इंटरिम डिविडेंड 50,000 वो पेड ऑन 31 दिसंबर 2018, यानी कि करंट ईयर में इन द ईयर 2018 एंड 19 आपने करंट ईयर में डिविडेंड पे किया है इंटरिम डिविडेंड, तो इसको तो एड बैक करोगे। जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल आपको एड बैक करना पड़ेगा, ये दो चीजें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा। नंबर 1, डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना कितना बैलेंस दिया हुआ है 250 एंड 4,50,000, तो 4,50,000 क्लोजिंग, 2,50,000 ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 2 लाख रुपीज, दैट इज 2 लाख रुपीज। आगे बात आती है क्या ऐड करोगे इसमें। नंबर 1 इंटरिम डिविडेंड, नंबर 1 इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तो जो आपने पे किया है वही वैल्यू आपको यहाँ पे एडबैक करनी है, एंड जो आपने प्रपोज किया था डिविडेंड, जो आपने प्रपोज किया था लास्ट ईयर में, वो डिविडेंड आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो डिविडेंड है इसको अपने लिख सकते हैं डिविडेंड प्रपोज या प्रपोज डिविडेंड, जो लास्ट ईयर का है वो आपने अप्रोप्रिएट किया होगा करंट ईयर में, तो इसको अपने वापस से एडबैक करेंगे, दैट इज 1,50,000। अब बात आती है कि आपने इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड के बारे में तो बात कर ली, अब बच्चे जनरली क्या करते हैं इतनी ही क्वेश्चंस की टोटल लगा के छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। बट बेटा एक चीज ध्यान रखो, अगर आपने इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी तो बट ऑब्वियस डिविडेंड तो दिया ही होगा ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी तो डिविडेंड दिया होगा ना, तो उसकी कैलकुलेशन कौन करेगा,
उसकी कैलकुलेशन कौन करेगा? तो डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड देने से पहले, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देना पड़ता है। तो वो भी तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा होगा। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपीस का 10% अगर वैल्यू एड की जाए तो 50,000 आएगा। बच्चे जनरली यहीं पे गलती करते हैं और उनके मार्क्स कट होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4,50,000। ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको कुछ इंफॉर्मेशन देके रखिए, कैलकुलेट करना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया है करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड दिया है प्रीवियस ईयर का। तो अपने को कौन सा कंसिडर करना है? प्रीवियस ईयर का। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है। जो रिजर्व आपने ट्रांसफर किया, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो आउटफ्लो कुछ हुआ नहीं तो वापस से एडबैक करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो इसको भी वापस से क्या करोगे? एडबैक कर दोगे। करते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। चलिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ माइनस का 2 लाख, माइनस का 2 लाख, ठीक है। तो इसको अपने माइनस करते हैं, किसमें से करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस में से। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5,40,000। अब 5,40,000 में से माइनस करना है माइनस का 2 लाख, माइनस करना है माइनस का 2 लाख। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 लाख रुपीस को यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा और वैल्यू आ जाएगी 7,40,000। समझ आया क्या किया है? 5,40,000 में से माइनस करना है माइनस का 2 लाख। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5,40,000 में आपको ऐड करना पड़ेगा 2 लाख रुपीस। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7,40,000। ओके, चलिए आगे बोला प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का है उसको वापस से एड बैक कर दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे एड प्रपोज्ड डिविडेंड और वैल्यू आ जाएगी 2,10,000। ओके, आगे है ट्रांसफर टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसको भी वापस से एड बैक कर दोगे, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वैल्यू आ जाएगी 1,50,000 की। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स जो था 2,30,000 का, उसको भी ऐड कर दोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको ऐड कर दोगे 2,30,000 को। तो जो फाइनल आपके पास में वैल्यू आएगी वो आपको क्या बताएगी? दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये वैल्यू आपको ये बताएगी। कैलकुलेशन सिंपल है एकदम, सिर्फ ऐड करना है और माइनस करना है, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी दैट इज 13,30,000, 13,30,000। यह आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया क्या है? सर इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ एग्जैक्टली इतना बड़ा ही क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का। इतना बड़ा ही क्वेश्चन आता है। आपको बैलेंस शीट दी होगी और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देके रखी होगी, ठीक है।
आपको अगर क्वेश्चन में बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करो, तो घबराने की बात है ही नहीं, सारी चीजों को इग्नोर कर दो, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंपल सिंपल आपको चीजें देखनी है। प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको क्या दिया हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रीवियस ईयर में आपके पास में 2,10,000 का था, जो करंट ईयर का हो गया कितना? 170। तो डिफरेंस लेना है, 1,10,000 था जो 170 हो गया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बढ़ी, तो इसका डिफरेंस अपने को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले तो अपने आ जाते हैं यहाँ पे, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,70,000, और ओपनिंग बैलेंस आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000, डिफरेंस आ जाएगा इसका 70,000 का। अब आपको इसमें से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है पूरे क्वेश्चन में से, कि क्या क्या चीजें आपको देके रखी है और क्या चीजें कंसिडर करनी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक चीज बोली है आपको, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जनरल रिजर्व पहले 2,10,000 का था, जो बढ़ के 275 हो गया। कहाँ से आए जनरल रिजर्व के पास में पैसे? आपके दूसरे पॉकेट में पैसे कहाँ से आए? तो क्या करोगे? वापस से एड बैक कर दोगे, जितना इसका डिफरेंस है प्रॉफिट में से आपने ट्रांसफर किया होगा, आपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया होगा, तो इसको वापस से एड बैक करोगे, दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2,75,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया, पहले 2,10,000 का था, 2,10,000 का था, तो 65,000 जो है वो इसकी वैल्यू आई। आगे देखते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में पहले 2 लाख थे, अब 250 हो गए, तो इसमें भी ट्रांसफर किया होगा, तभी इसका बैलेंस बढ़ा। तो ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और वैल्यू पहले अभी है 2,50,000, पहले थी 2 लाख की, तो जो इंक्रीज हुआ 50,000 वो आपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया होगा, तो वापस से एडबैक कर दोगे। जनरल रिजर्व का तो मैटर हुआ क्लोज। आगे देखते हैं, डिविडेंड कितना दिया है, क्या दिया है, क्या है। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर 2019 एंड 18, यहाँ पे देखना 18 का फिगर बाद का है, 19 का फिगर पहले का है, तो 80,000 रुपीज जो है वो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? इसको वापस से एड बैक कर दोगे। जो करंट ईयर का है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे अपने लिखेंगे डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड, जो प्रीवियस ईयर का है, कौन सा वाला? 31 मार्च 2018 वाला जो है, ठीक है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 80,000 की, उसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 80,000 की। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सर पिछले साल का जो है इससे कोई मतलब नहीं है, इस साल प्रोविजन कौन सा बनाया है करंट ईयर में, पिछले साल का तो इस साल पेमेंट किया होगा, ठीक है। जो इस साल बनाया है वो आपने क्या किया होगा? माइनस किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, तो यहाँ पे अपने को वापस से ऐड करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और आप वैल्यू लिख दोगे 1,50,000, 1,50,000। तो यहाँ पे इसकी जो टोटल आएगी वो आपको क्या बताएगी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना है? तो 60 प्लस 65 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख, 2 to 4, 4,05,000 इसकी वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है।